ऑनलाइन गुरुकुल। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हम बात यहाँ पर करेंगे कि प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में इंडिया के हेड का दर्जा दिया गया है। हम प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं और हमारी कंट्री के एकता और अखंडता के सिंबल होते हैं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन गुरुकुल और आज के वीडियो में हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित वीवीआई क्वेश्चंस को यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहीं पर हम बात करते हैं भाई, प्रेसिडेंट को जो है इंडिया या इंडिया से बाहर हमारे देश में कोई भी काम या डिसीजन जो भी यानी कि कह सकते हैं देश में कोई कानून लागू करने का, किसी भी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मेन जज की नियुक्ति, या तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी या एग्रीमेंट यानी कि कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये सब प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती है। और यही है आर्टिकल अनुच्छेद 77। यहीं पर हम बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट को यूएसए के प्रेसिडेंट से कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यपालिका शक्ति में काफ़ी अंतर पाया जाता है, अंतर देखने को मिलती है। जब भी पावर की बात आती है तो यूएसए के प्रेसिडेंट से हमेशा इंडिया के पीएम की तुलना की जाती है। वो ऐसे इसलिए क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो इनके पास ये रियल नहीं होता, बल्कि अगर रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड बोला जाए यानी कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का जो प्रधान होते हैं ये पीएम होते हैं। जबकि राष्ट्रपति जो है, अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं। दुनिया के सभी देशों के संविधान को अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डील कर देखते हैं। भाई, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो है यहाँ विचार कीजिए, यह हमारा क्वेश्चंस है। ओके, तो यानी कि योग्यता के बारे में यहाँ पर बताया गया कि भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिक होना चाहिए, सही है या गलत है यही बताना है। यानी कि इनमें से कौन से कथन सही है। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि कह सकते हैं पहले कथन है, स्टेटमेंट है, इसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी कि पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, गलत है। 35 ईयर्स होनी चाहिए, कितनी, तो 35 साल होनी चाहिए। जन्मजात नागरिक नहीं बल्कि यहाँ जो है प्रोविजन है, यह नागरिक का प्रोविजन है, यह नागरिक का प्रावधान है। नागरिक होना चाहिए, भारत का मूल नागरिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाती है यहाँ पर मूल नागरिक होनी चाहिए, यूएसए की बात की जाती है यहाँ पर मूल नागरिक होनी चाहिए। और हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। यहीं पर हम देखते हैं भाई, कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होनी चाहिए, केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होनी चाहिए। और इसके बाद का ऑप्शन है भाई, पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। जबकि ये भी स्टेटमेंट हम गलत पाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 57 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 57, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन होने के लिए जो है यहाँ पर प्रोविजन दिया गया, यानी कि फिर से यहाँ पर वो बन सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम 2 टर्म तक यानी कि 2 बार ही जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कितने बार? 2 बार ही प्रेसिडेंट यहाँ पर बन सकते हैं। कहाँ? तो अमेरिका में। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जन्मजात नागरिक होना चाहिए, क्या है, यह गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्मजात नागरिक। ओके, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं न्यूनतम आयु जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होने चाहिए, ऐसा नहीं है केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होनी चाहिए। और पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान जो है यह आर्टिकल 57 में इसका मेंशन किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित स्टेटमेंट पर जो है यहाँ पर विचार कीजिए। यह बोला जा रहा है राष्ट्रपति जो है संसद का एक संगठक या भाग है। आखिर संसद है क्या? तो संसद जो है भाई यह समूचे देश के लिए कानून बनाने के काम को करती है, यानी कि कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा पंचायत भवन होता है। सबसे
मतलब बोल सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश के लिए जो है कानून बनाने के काम को करती होती है, और राष्ट्रपति जो है इसी का एक पार्ट होता है भाई। अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए फिर इसको संसद नहीं बोला जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं सबसे पहले आता है लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा, फिर आता है प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है संसद का एक संगठक भाग है, और भारत के सभी शासन संबंधी कार्य जो है यह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित होती है। यह हमारे आर्टिकल 53 में साफ साफ जो है क्लियरली मेंशन किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं भाई जो भारतीय संसद है इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है, और कहीं ना कहीं जो संसदीय प्रणाली है यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यह ब्रिटिश संविधान से ली गई, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश के हाथों हमारा देश बहुत ही मतलब करीब 200 ईयर्स तक गुलाम रहा, और इसी का ये है कि इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही जो है हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है यह कानून का रूप लेने लगा, और जो है यहाँ संसदीय प्रणाली को एडॉप्ट कर लिया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं अगर लोकसभा की बात की जाए यानी कि हाउस ऑफ द पीपुल की बात की जाए जो कि निम्न सदन होते हैं, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 81 में है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है, जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है। ये 5 साल इसका टेन्योर कार्यकाल होता है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर्स होते हैं, 6 ईयर्स होते हैं। निम्न सदन का कार्यकाल 5 ईयर्स, और राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को बुलाता होता है। राष्ट्रपति जो है दोनों के चाहे तो ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं, यानी कि संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं। तो ये सब हम बाद में कवर करेंगे भाई। अगर हम प्रेसिडेंट पर एक लेक्चर आगे चल के ये करते हैं उसको हम डील करेंगे क्लियरली जो है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, ये तो आप सही से समझ गए होंगे आई होप। और भारत के सभी शासन संबंधी कार्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में जो है के अंतर्गत निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर तो जो 74 का 1 ये प्रोविजन है, आर्टिकल है, यह राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान तो प्रधानमंत्री होगा, जिसका हेड जो है या तो पीएम होंगे, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करते होते हैं। राष्ट्रपति को काम करने के लिए यहाँ पर मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत होती है। कैबिनेट आप सब नाम सुने होंगे। अब यहाँ पर बात आती है मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। हाँ, यहाँ पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति जो है यहाँ पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार काम करते हैं। और यही हम देखते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, यानी कि यह जो भी मामला है यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाता। यही हम देखते हैं कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यह जो प्रोविजन है 74 के 2 में है। 74 के 1 में है कि पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि जिसका प्रधान होंगे कौन, तो प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति इन्हीं के सलाह के अनुसार काम करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो मंत्री परिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को दी गई सलाह होती है किसी न्यायालय में जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता। यहीं पर हम देखते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है यह सही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त तीनों जो कथन है यह सही है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं भाई, भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को, 12 मेंबर को जो है नॉमिनेटेड करते हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? मेनली यहाँ पर देख सकते हैं आप, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सभी चारों क्षेत्र से जो है राष्ट्रपति यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, मनोनीत करते हैं मेंबर को। और यहीं पर देखते हैं सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से यह हमारा जो है यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये सभी चारों
क्षेत्र से। अगर देखा जाए कि ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इलेक्शन फाइट नहीं करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इलेक्शन फाइट भी करते हैं तो वह संसद तक उनका प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 मेंबर को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, यानी कि नॉमिनेटेड किया जाता है। फिर अगर राष्ट्रपति नॉमिनेटेड कर देते हैं तो फिर वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, एक मेंबर बन जाते हैं, दैट इज सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, यहीं पर हम अब देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भाई 4 नंबर जो स्टेटमेंट है जिसमें नहीं है, इसमें है, ये नहीं होगा। ठीक, 4 इसमें नहीं होगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा केवल बी। यानी कि कह सकते हैं कि राज्यसभा के लिए मनोनीत करेंगे कितने, तो 12 मेंबर को, और यह जो है यह 80 के 1 में इसका प्रोविजन किया गया है, 80 के 1 में इसका प्रोविजन किया गया है। यही आप देख सकते हैं जो ये क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, यह जो है इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया है, और मैरी कॉम, ये सब आप नाम सुने होंगे। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई आर्टिकल 143 के संदर्भ में। ठीक, तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय से परामर्श सलाह मांग सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श जो है देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है, ऐसा नहीं है भाई, बाध्य नहीं है। और न ही राष्ट्रपति अगर परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वह मानने के लिए भी जो है यह बाध्यकारी नहीं है, मानने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। इस आधार पर हम देखते हैं कि इसके जो है सभी स्टेटमेंट जो है गलत हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को प्रतीत हो, उनको पता चले कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय, सलाह, मशविरा आवश्यक है, तो राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो राज्यों के उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पर क्वेश्चन सही से देखें, यहाँ पर राज्यों के उच्च न्यायालय को भी ऐड किया गया, जो कि यह गलत है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से तो परामर्श ले सकते हैं, बट उच्च न्यायालय से नहीं, हाईकोर्ट से नहीं। और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, और न ही जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह सकते हैं सलाह मशविरा देने के लिए बाध्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके जो आंसर हो जाएंगे यानी कि डी हो जाएंगे, यानी कि तीनों कथन जो है इसमें गलत है। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि निर्वाचक मंडल जो होता है, कभी भी क्या हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते हैं क्या? यानी कि इनका जो इलेक्शन होते हैं, यह जो इलेक्शन इनका होता है, यह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव इनका होता है। किनका? राष्ट्रपति का। कभी भी हम लोग डायरेक्ट इनको नहीं चुनते, यानी कि हमारे द्वारा जो चुने गए हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के एमपी एमएलए जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर चुना जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनका इलेक्शन होता है यह अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। और इसमें से अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं आखिर? तो यहाँ पर आप साफ सब देख सकते हैं कि इसमें जो है लोकसभा होते हैं, प्लस राज्यसभा होते हैं, प्लस एमएलए होते हैं। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों के, यानी कि जो भी कह सकते हैं यहाँ पर जो राज्य विधान परिषद के मेंबर हैं, राज्य विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनके निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं। यानी कि जो इलेक्शन फाइट करके आए हैं सदन में, चैम्बर में, वही राष्ट्रपति को चुनेंगे। और अगर बात की जाए एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस भी राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है। कुछ एक राज्यों में है, जो कि यह कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रश्न जो है राइज करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर हम बात करते हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ विधानसभाएं हैं, यहाँ पर विधानसभाएं हैं, तो इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं ये सभी शामिल होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी, एमएलए के भी,
और कहीं ना कहीं दिल्ली पांडुचेरी के भी। और इनको जो है यानी कि दिल्ली और पांडुचेरी के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का जो चुनाव में भाग लेना, ऐसा जो किया गया, यह 70 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है ऐड किया गया, यानी कि 1992 में जो है इनको जो है निर्वाचक गण का मेंबर बना गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, चुनाव के नामांकन के लिए जो है 100 प्रस्तावक और 100 अनुसमर्थक होने चाहिए। निर्वाचन एकल संक्रमण या मत के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन खुले मतदान पर होता है। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुसमर्थक होने चाहिए, यानी कि अनुमोदक होने चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होगा। यहाँ ओनली एक का ही चर्चा किया गया। और जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन यह गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो आंसर हमारा आ जाएगा भाई, यह केवल 2 आंसर हो जाएगा। यह जो है केवल 2 आंसर हो जाएगा। इसमें एक और जोड़ा जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और खुले मतदान नहीं बल्कि गुप्त मतदान। ओके, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा केवल 2। अब आंसर आता है, क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दिशा में उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध हो जाएंगे। क्या राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाने के बाद 4 साल टेन्योर, 4 साल उनका बीत जाने के बाद जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध होंगे? तो इसका आंसर सीधा आएगा भाई, नहीं होते हैं। यह जो है अवैध नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवादों का निपटारा किया जाएगा वह इलेक्शन कमीशन ही करती है। कहीं ना कहीं देखते हैं कि मेनली जो है अगर बात किया जाए तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन तो नहीं करेगा भाई। इसमें सॉरी इसमें जो है जो भी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, और उनका जो निर्णय होता है वह कहीं ना कहीं अंतिम होता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित अगर कर देते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो है वह अवैध नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम देखते हैं संविधान के अधीन रहते हुए संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का जो है रेगुलेटिंग विधि द्वारा कर सकती है, और राष्ट्रपति के चुनाव को इस पर आधार पर नई चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल जो अपूर्ण है। अच्छा, कह सकते हैं भाई अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं केरल राज्य की जो एमएलए है, यानी कि केरल राज्य की एमएलए उस समय जो है वह एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन रुक जाएगा? ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि अधिक से अधिक राष्ट्रपति का सीट अगर ये रह सकता है वो वैकेंट रह सकता है, वह ओनली 6 मंथ रह सकता है, 6 मंथ ही रह सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो उनके जगह पर जो कार्य करते होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति वह वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मेन जज, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये एक पैनल बना होता है भाई। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के मेन जज मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। ओके, इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है, और संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान जो लेते हैं वह कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष राष्ट्रपति जो है यहाँ शपथ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर कौन सा कथन सही है। इसको आप पहले देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 59 के 3 में अगर बात की जाए, 59 के 3 में अगर बात की जाए, मोटा मोटी यहाँ पर 59 याद रखिए, तो जो भी राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट का अलाउंस है, प्रिविलेजेज है, भत्ता, विशेषाधिकार जो भी है, तो यह कहीं ना कहीं दूसरी अनुसूची के तहत इनको रखा गया, दूसरी अनुसूची के तहत रखा गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया तीसरी अनुसूची, जो कि यह गलत है। और इसके बाद हम देखते हैं जो शपथ है, ओथ अफर्मेशन है, यह तीसरी अनुसूची के तहत रखा गया, लेकिन ओथ अफर्मेशन यहाँ दूसरी अनुसूची, तो यह भी गलत है। भारत का राष्ट्रपति जो है
जो ओथ लेते हैं या उपराष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, देख लीजिए आर्टिकल 60 में जो है यह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के ओथ एंड अफर्मेशन का उल्लेख करता है, आर्टिकल 60। और यही देखते हैं कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, नौ की उपराष्ट्रपति के समक्ष। लेकिन अगर त्यागपत्र देना हो तो वह देते हैं किनको, तो यह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र अगर देना हो। ठीक, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो वैसी स्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सीनियर जज होते हैं, उनके समक्ष जो है यह शपथ लेते होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं भाई, संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ को नहीं बताएगा, लेकिन यह जो उल्लेख किया गया तीसरी अनुसूची में, एक इसमें, तो यह तीसरी अनुसूची में। बल्कि अगर बात किया जाए भत्ता, विशेषाधिकार, इन सभी का वर्णन जो किया गया है दूसरी अनुसूची में। भारत का राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, गलत है, क्योंकि जो है यह जो ओथ लेते हैं यह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के समक्ष, और अगर वो नहीं है तो फिर यह जो क्या कहते हैं शपथ लेंगे, या कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष यह शपथ लेते होते हैं। इस प्रकार अब आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं, या हम 10 क्वेश्चंस को ही डील करेंगे भाई अभी। इसके बाद हम जो है फिर आगे वाले लेक्चर में जो है जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे यानी कि रह जाएंगे उसको हम डील करेंगे। केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट है, और बोला जाएगा कि कौन सा कथन सही है। इसके बाद क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट होता है वह अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। 60 के तहत अभी हम देखे थे कि नहीं, 60 के तहत शपथ, 60 के तहत हम शपथ को लेकर के भी बात किए हुए थे, तो यह जो है यह सही है भाई। और हम देखते होते हैं कि क्या केवल संविधान के अतिक्रमण पर, तो जी संविधान के अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 61 में जो है जो उल्लेख किया गया है यानी कि महाभियोग, उसके द्वारा पद से हटाया जाएगा। महाभियोग होता क्या है, देखिए इस वर्ड को आप ये कीजिए, इस वर्ड को आप जो है तोड़िए, तो महा मतलब बड़ा, अभियोग मतलब अभियोग। ठीक, तो कहीं ना कहीं बड़ा देखते हैं कि कुछ न कुछ संविधान का अतिक्रमण होने पर ऐसी स्थिति में जो है हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। और इसी में हम अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है भाई, महाभियोग आखिर कौन से सदन से आएगा, निम्न सदन से या उच्च सदन से। निम्न सदन का मतलब है यहाँ पर लोकसभा, उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा। कौन से सदन से जो है यह महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, तो यह किसी भी सदन से चलती है, किसी भी सदन से चलती है तो 14 दिन पूर्व पहले नोटिस देनी होती है, 14 डेज के पहले जो है यहाँ पर नोटिस देनी होती है। किनको, प्रेसिडेंट को। फिर 1/4 मेंबर यहाँ पर अगर एक हस्ताक्षर करके देते हैं, उसके बाद यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्यसभा यहाँ पर जांच करती है, और इसके बाद कहीं ना कहीं इसके मेंबर और इसके मेंबर दोनों के सर्वसम्मति से 2/3 मेजोरिटी से ये पास करेंगे, फिर 2/3 मेजोरिटी से ये पास करेंगे। इसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है हमारे भारतीय संविधान में, यह कहीं ना कहीं बहुत ही जटिल प्रक्रिया दिखाया गया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया जो है से गुजरना होता है, और आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने तो यह राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यह 2 बार राष्ट्रपति बने। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, और मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान जो कि हुआ यह है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अब इसके आगे हम कहीं ना कहीं बात करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट को ही लेकर के। और अगर आप कहीं देखते हैं कि अगर आप जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये लेक्चर, और यह सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आप लोग का सहयोग बना हुआ रहेगा। तो आप लोग बस थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर जो भी है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद मेनली हम यहाँ पर एमसीक्यूज को ही लेकर के चलेंगे भाई। पहली बार एमसीक्यूज को ही लेकर के चलेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ही हम लेकर के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इसके बाद किसी किसी का चैप्टर का हम थ्योरी भी यहाँ पर कवर करेंगे। थैंक यू।